तुमको देखा तो ये ख्याल उठा ले घूंघटा चांद देख ले, प्यार मुझसे जो किया। ये कहानी एक ऐसे सेल्स गर्ल की जो कभी दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर वॉशिंग पाउडर बेचा करती थी और एक दिन बन गई बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड हीरोइन। आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा की बात करेंगे जिन्होंने बड़े पर्दे पर बिना कमर मटकाए बेशुमार शोहरत हासिल की। श्याम बेनेगल जैसे दिग्गज डायरेक्टर इस हीरोइन के टैलेंट के कायल थे। उनके संवेदनशील और जीवंत अभिनय को देखकर आलोचक भी उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गए। जिस दौर में खूबसूरती और ग्लैमरस लुक को सक्सेस की पहली शर्त माना जाता था, ऐसे वक्त में बेहद शांत और सहमी से एक लड़की ने अपने दम पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस सफलता के बूते पर नाम, दाम और शोहरत सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी सेल्स गर्ल वाला टैग हमेशा इनके साथ चिपका रहा। इस अभिनेत्री ने तरक्की का वो दौर देखा जिसकी कल्पना इन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस अदाकारा को आत्महत्या करने के ख्याल आने लगे? डायरेक्टर प्रकाश झा से क्यों टूट गया इस हीरोइन का 17 साल पुराना रिश्ता, और आखिर कैसे शादी से ठीक पहले हो गई उनके होने वाले पति की मौत? ये सब आपको बताएंगे विस्तार से, बस आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो मिस चमको नाम से मशहूर हुई। आप कहेंगे कि ये भला कोई नाम हुआ? सच कहूं तो ये नाम उनकी एक बेहद कामयाब फिल्म में उनके किरदार का था। बहुत सरल लेकिन असरदार अभिनय से वो चमको सेल्स गर्ल बनकर लोगों के जहन में ऐसी उतरी कि फिर कभी यादों में फीकी नहीं पड़ी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जानी मानी एक्ट्रेस दीप्ति नवल की। 80 के दशक का एक बेहद फेमस और कामयाब नाम जो न सिर्फ अभिनय बल्कि लेखनी और कैनवास पर भी अपने कमाल के काम के लिए जानी जाती हैं। एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस जिनके हुनर के आगे 70 mm का पर्दा भी शायद छोटा पड़ गया। तभी तो इन्होंने अभिनय के अलावा डायरेक्शन, लेखन, पेंटिंग और फोटोग्राफी विद्या में भी अपने हुनर का जलवा बिखेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेंड डांसर होते हुए भी क्यों दीप्ति नवल को फिल्मों में डांस करने से ऐतराज था? क्या आप यकीन करेंगे कि इस हीरोइन पर लगा था सेक्स रैकेट चलाने जैसा संगीन इल्जाम? इसके अलावा भी आपको बताएंगे और भी बहुत कुछ। साथ ही दीप्ति नवल के उस राज पर से भी पर्दा उठाएंगे कि बेहद कम उम्र में ये किसकी चाहत में घर छोड़कर भाग गई थी। ये एक ऐसा वाकया है जिसे इन्होंने कई सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा। एक्टर फारूक शेख ने क्यों कहा था कि दीप्ति नवल जो डिजर्व करती थी वो उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं मिला? आखिर क्यों रियल और रियल लाइफ में एक्टर फारूक शेख और दीप्ति नवल की थी इतनी कामयाब दोस्ती? ये सब डिटेल में जानेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दीप्ति नवल का क्या है फिल्मों में आने तक का सफर। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को पंजाब के अमृतसर में एक नामी परिवार में हुआ था। इनके दादाजी एक मशहूर वकील हुआ करते थे और दादी भी एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता थी। वही इनकी मां बर्मा से थी। दीप्ति के पिताजी अमृतसर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड थे। दीप्ति की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर से हुई, लेकिन जब उनके पिताजी को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में अध्यापक की नौकरी मिली तो वो भी न्यूयॉर्क चली गईं। उन्होंने वहां के कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो भारत लौट आईं। दीप्ति नवल का फिल्मों में कैसे आना हुआ, इस पर बात करने से पहले उनके बचपन से जुड़ा एक मजेदार वाकया आपको सुनाते हैं। पर्दे पर मासूम और भोली दिखने वाली ये लड़की बचपन में जब बड़े पर्दे पर कोई फिल्म देखा करती थी तो उसमें खो जाती। वो राज कपूर की फिल्मों से काफी प्रभावित थीं। उन दिनों कई फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी। पर्दे पर कश्मीर की खूबसूरती से उनका बाल मन इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें लगने लगा कि इस धरती पर रहने लायक जगह बस कश्मीर ही है और वहां जाना बहुत जरूरी है। फिर क्या था, एक दिन इसी फिल्म वाले कश्मीर को देखने के लिए दीप्ति अकेली घर से निकल पड़ी। उम्र तकरीबन 8-9 बरस रही होगी। हालांकि इधर उधर भटक रही दीप्ति को रात में पुलिस वाले ने पकड़कर घर वालों के हवाले कर दिया। ऐसा था कश्मीर के लिए उनका दीवानापन।
इस बात का खुलासा इन्होंने अपनी किताब अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड में बरसों बाद किया है। फिल्मों से लगाव बचपन से ही था, यही वजह है कि इन्होंने करियर भी फिल्में ही चुना और 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इसमें वो सपोर्टिंग रोल में थी। इसके 2 साल के बाद 1980 में बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली फिल्म एक बार फिर आई। ये फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर आधारित थी और इसमें निभाया गया इनका किरदार अपने समय से काफी आगे था। इस फिल्म के बोल्ड टॉपिक ने हिंदी फिल्मों में हीरोइनों के किरदार को एक अलग दिशा दिखाई। फिर 1981 में आई वो फिल्म जिससे दीप्ति को खूब प्रसिद्धि मिली। ये थी सई परांजपे की फिल्म चश्मे बद्दूर। इसमें अपोजिट फारूक शेख थे। वैसे तो इस फिल्म में उनका नाम नेहा राजन था, पर घर घर जाकर चमको वॉशिंग पाउडर बेचने वाले सेल्स गर्ल के रूप में इन्हें इतनी ख्याति मिली कि दर्शकों ने इन्हें चमको गर्ल नाम दे दिया। दीप्ति के अभिनय का ही तो जादू था कि इसमें उनके द्वारा वॉशिंग पाउडर बेचते हुए बोली गई चमको वाली लाइन दर्शकों के बाद भी लोगों के जहन में ताजा है। इस फिल्म में दर्शकों को दीप्ति और फारूक की केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि पूरा 80 का दशक इस जोड़ी के नाम रहा। इन दोनों ने लगभग 7 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें 1982 में आई साथ साथ, 83 में आई किसी से ना कहना, कथा, रंग बिरंगी और फासले प्रमुख थे। इस तरह ये दोनों एक हिट जोड़ी बन गए। इतने हिट और यादगार कि 3 दशक के बाद 2011 में टेल मी और खुदा नाम की फिल्म में दोबारा इन्हें कास्ट किया गया। इन दोनों के निभाए किरदार पर्दे पर मासूम, सहज और रियलिस्टिक होते थे, जिनसे मिडिल क्लास के लोग खुद को आसानी से कनेक्ट कर लेते थे। दोनों की दोस्ती में रोमांस नहीं था, फिर भी ये बहुत गहरा रिलेशनशिप था, जिसे फारूक की मौत के बाद आज भी दीप्ति महसूस करती है। दीप्ति अपनी फिल्मों को काफी सोच समझकर साइन करती थी। उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि वो हीरो या किसी पेड़ के इर्द गिर्द नाचे और खेल खत्म। अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा भी था कि मुझे घाघरा पहनकर कैमरे के सामने मटकना पसंद नहीं है। उन्हें तो औरतों के ऐसे किरदार निभाने में मजा आता था जिसे उन दिनों के मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिखाने की हिम्मत बहुत कम डायरेक्टर दिखाते थे। अब आपको बताते हैं कि कैसे उन्हें अपनी एक फिल्म के लिए जाना पड़ा पागल खाने। यह फिल्म थी 1985 में आई अनकही। अपने रोल को समझने और उसमें जान डालने के लिए दीप्ति ने एक मेंटल हॉस्पिटल में कुछ वक्त गुजारा था, लेकिन वहां से जो अनुभव वो अपने साथ लेकर लौटी, उसने उसका जीवन के प्रति नजरिया ही बदल दिया। वहां उनकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो मानसिक रूप से बिल्कुल हेल्दी थे। उनके घर वालों ने उन्हें वहां लाकर छोड़ दिया था। इस अनुभव ने न केवल उनके अभिनय को और संजीदा बनाया, बल्कि इस पर दीप्ति ने द स्टेंच ऑफ सैनिटी नाम से एक अंग्रेजी कविता भी लिखी। अब दीप्ति के जीवन का वो किस्सा जानते हैं जिसने दीप्ति को अंदर से तोड़ डाला था, इस कदर कि उनके मन में खुद खुशी के ख्याल आने लगे थे, जिसे उनके फैंस आज तक नहीं भूले हैं। वो किस्सा जब अखबारों में उनके नाम से सेक्स रैकेट चलाने की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। दरअसल 1981 में बनी उनकी बेहद सक्सेसफुल फिल्म चश्मे बद्दूर के 32 साल के बाद 2013 में डेविड धवन इसका रीमेक बना रहे थे। इसी सिलसिले में दीप्ति नवल फारूक शेख के साथ अपने वर्सोवा का फ्लैट पर राजीव मसन को इंटरव्यू दे रही थी। राजीव मसन वहां अपने कुछ सहकर्मियों के साथ पूरा कैमरा सेटअप लेकर पहुंचे थे। तभी बीच में सोसाइटी के कुछ लोग जबरदस्ती फ्लैट में घुस आए और इंटरव्यू को रोककर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल दीप्ति के फ्लैट पर अक्सर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का आना जाना लगा रहता था और पार्टियां भी होती रहती थी। सोसाइटी के लोगों को लगा कि वहां कोई ऐसी वैसी फिल्म शूट हो रही है। वो बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी भी दे रहे थे और हद तो तब पार हो गई जब अगले दिन एक अखबार मुंबई मिरर में दीप्ति के सेक्स रैकेट चलाने की खबर को मोटी मोटी हेडलाइन के साथ छापा गया। खबर ही कुछ ऐसी थी कि मीडिया वालों की लॉटरी लग गई और सच्चाई की पड़ताल किए बगैर देखते ही देखते दूसरे अखबारों और कुछ वेब पोर्टल्स ने इस खबर को मिर्च मसाला लगाकर परोसना शुरू कर दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दीप्ति ने बिना देर किए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी सफाई दी और सारा वाकया बताया कि उस दिन क्या हुआ था। हालांकि उनके खिलाफ कोई केस नहीं था, फिर भी उन्हें अपमानित महसूस कराया जाता रहा। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि बॉलीवुड में अब उन्हें पहले की तरह काम नहीं मिल रहा है। अपने साथ हुए इस हादसे और सोसाइटी वालों के व्यवहार से दीप्ति इतनी आहत हुई कि उन्हें वो फ्लैट छोड़ना पड़ा।
जिसमें वो 30 सालों से रह रही थीं। ये सब काफी लंबे वक्त तक चला, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं। कई बार उन्हें जब कुछ ना सूझता तो वो सुसाइड करने की सोचने लगती। इस बात को खुद दीप्ति ने एक इंटरव्यू में बताया था। इसके अलावा भी दीप्ति ने अपनी पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे। 1985 में उनकी शादी दिग्गज फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा से हुई थी। 1991 में दोनों ने एक बेटी को गोद भी लिया, लेकिन कुछ कारणों के चलते 17 साल के बाद उनकी शादी टूट गई और दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद दीप्ति जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे विनोद पंडित के करीब आई। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में हमसफर का साथ लिखा नहीं था, क्योंकि कैंसर के कारण विनोद पंडित नहीं रहे। दीप्ति जीवन के सफर में फिर से अकेली रह गई, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि दीप्ति कैंसर रोगियों के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं। अपने लंबे करियर में दीप्ति ने एक बार फिर अनकही, बवंडर, लीला, फिराक, हम पांच, कथा, दामुल, मिर्च मसाला, सौदागर, इनकार और तेवर जैसी कई फिल्मों में सशक्त अभिनय किया। उनके किरदार दिखने में जितने शांत और मासूम लगते थे, अंदर से उतने ही विद्रोही और दबंग होते थे। इन्होंने आर्ट और कॉमर्शियल दोनों सिनेमा के बीच के रोल किए। 1990 का दशक आते आते उनका करियर ढलान पर आने लगा, तो इन्होंने खुद को दूसरी चीजों में बिजी कर लिया। उन्होंने छोटे पर्दों पर सौदा, तनाव और मुकम्मल जैसे धारावाहिकों में काम किया। बवंडर और फिराक जैसे सोशल ड्रामा किए। लीला, मेमोरीज इन मार्च, सुनो आमिया में, जिनमें इन्होंने फारूक शेख के साथ आखिरी बार काम किया था। अपनी भूमिकाओं के लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इसके अलावा इन्होंने कई कहानी और कविताएं लिखी हैं, फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। पेंटिंग का भी उन्हें खासा शौक है। दीप्ति ने जिस काम में हाथ डाला, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। कुछ वक्त पहले वो पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर में नजर आई थी। फिलहाल अपने हिमाचल स्थित स्टूडियो में दीप्ति अपना ज्यादातर वक्त कागज और कलम के साथ बिताती हैं। दीप्ति यूं ही अपना काम करती रहें और अच्छी जिंदगी जिएं। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। तो यह है दोस्तों दीप्ति नवल की अब तक की कहानी। वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।